स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। चलिए आज हम 6 क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 10 करने वाले हूँ, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य, जिसमें कह रहा है अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहक दमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। संगीतज्ञ जो समुद्रगुप्त था। चलिए आगे पढ़ता हूँ। क्या बताती है प्रशस्तिय? प्रशस्तिय का अर्थ होता है राजा को प्रशंसा किया जाता है कोई भी अभिलेख में। चलिए इसके पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हम इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि तुम अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध के मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भलों, वर्छों, तलवारों, लोहे की गदाएं, नुकीले तीर तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया गया है कि हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उसके राज्यों में अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे, जिसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग का रंगा गया है। इससे असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबारों में उपस्थित हुआ करते थे। ब्रह इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्र की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वीणा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसा कि इस सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये देखिए चित्र, इसी चित्र के बारे में ऊपर 4 बिंदु दिया गया था जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है। ये दक्षिणापथ वाला है, आर्यावर्त वाला है और ये
ये अफगान साइड वाला, ये 4 प्रकार के हैं। बाहरी आर्यावर्त का जो रंग दिखाया गया है जो हरा है, बाहरी राज्य नीला, और जो रेड कलर का है वो आंतरिक राज्य जो यहीं शासन कर रहे थे। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उसके शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है। वंशावली अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी मिलती है। यह प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियाँ धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा महाराज अधिराज महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के शासकों जैसे छोटे उसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उसके बारे में भी लेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम सब शासक को परास्त किया। बाद में ऐसे विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबारों में विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ के बारे में अध्याय 11 में मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। हर्षवर्धन का पुस्तक है हर्षचरित्र, जो कि वानभट्ट इनके दरबारी कवि द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसको पढ़ता हूँ। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है कि उसी तरह के कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बताने तक वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग या स्वेन त्वांग एक ही व्यक्ति का नाम है। चीनी यात्री स्वेन त्वांग, जिसके बारे में अध्याय तुम 9 में पढ़ चुके हैं, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उनका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे, पर अपने पिता और बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपना अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उन्हीं सफलता तथा अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा को पार कर ढक्कन की ओर जाने लगा तो कोशिश किए तो तब वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हरा दिया था नर्मदा घाटी नदी पर। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव इन राजधानी कांचीपुरम थे। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र में भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं का अति आक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों पर निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें दरबारी कवि यानी कि चालुक्य राजा के जो दरबारी कवि थे वो रवि कीर्ति के द्वारा प्रशस्ति से पता चलता है। इससे उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के अनुसार पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में
अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। जब चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी, लड़ाइयों से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया, यानी कि चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, कक्षा 7 में पढ़ोगे। इसके बाद है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। प्रशासन के बारे में पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशंसा की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आते गए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक पद बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पर थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुंभारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री थे। संधि विग्राहक यानी कि जो युद्ध और शांति करता था, उसको मंत्री को कहा जाता था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसके नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहरी व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का एक नेता, प्रमुख कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों प्रधान लोग जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीति कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ उनके कुछ व्यक्ति इनके अधिक शक्तिशाली हो जाते थे और अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। इसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यक पड़ने पर राजा के सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनके कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि के ये स्वयं कर वसूलते थे, जिससे वे सेना का तथा घोड़ों को देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी के संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी जुड़े विभिन्न काम, सड़कों निर्माण, स्थानीय मंदिरों को देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ ऊर नामक ग्राम सभा के होने के बाद कही गई है। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः यह सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम किया करते थे। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों के राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। जनसाधारण अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतलम नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक
गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों की दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा के शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंची तो राज द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा राजा कहाँ गया राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वालों और द्वारपाल मछुआरों को इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उससे साथ साथ शराब खाने चले पड़े। चीनी यात्री फासियन या फाहियान का ध्यान उन लोगों के दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आग्रह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क में से बचते थे। एक जगह वानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिन्हें सोने में फायदा भी शामिल थे। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार के चीजें शामिल होती थी। ये सारी विभिन्न ठेले गाड़ी या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नागड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ता में पड़ने वाले गांवों उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। गांव के लोग वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियों तथा कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। वानभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अन्यत्र अरब मानचित्र 6 में अरब को ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्र व्यापार बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ काबिले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रहता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मुहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। इस्लाम धर्म के तरह इस्लाम ने भी अल्लाह की सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना गया। यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए बच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाली, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाली, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्ती से पहले से ही परिचित थे। अब अपने साथ एक नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाही ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज पाकिस्तान को जीत लिया था।
1300 साल पहले, यानी कि वही 700 की बात कर रहा है। 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, जो कि फर्स्ट मुस्लिम था। एक क्वेश्चन देखिए, सही या गलत का बताओ। हरिसेन ने गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा की? नहीं, ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा किए हैं हरिसेन ने। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। हाँ, हरिसेन जो इनके दरबारी कवि, इनके अनुसार आर्यावर्त पर इनका आधिपत्य था समुद्रगुप्त का, जो कि आर्यावर्त समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। हाँ, 12 शासक थे। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 प्रमुख केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। ये पता नहीं, देख लीजिएगा। ये होल पल्लव की राजधानी थी। हाँ, ये राजधानी थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती थी। सही है। ऐसे 3 लेख छोड़िए, आप कर लीजिएगा ये सब। ये गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। ये देख लीजिए, कुछ वर्ड है। प्रशस्ति जो प्रशंसा होता है। आर्यावर्त वैदिक काल वाला जो थे, वो लोग ब्राह्मण, वो लोगों को कहा जाता था, जो कि शासन किया करते थे। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण में जो सातवाहन शासक थे, उनका वंशावली मन पिता के पुत्र ही शासन करेगा। अनुवांशिक पदाधिकारी वही हुआ। पिता के पुत्र जो पदाधिकारी है, जो पद पर, उसका बेटा ही उसी पदाधिकारी उसी पद पर बनेगा। सामंत जो कि जमीनों को देखरेख करते थे। सभा एक संगठन था। नगरम भी संगठन था व्यापारियों का। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलता हूँ अगले वीडियो में।